नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो उसका आज तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप यदि मेरे आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर 3 क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पे आप लिख लेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक ना। देखेंगे इंग्लिश लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कर रहा है कि धातुएं तथा इनके यौगिक रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। कह रहा है कि धातुएं तथा इनके यौगिक रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न प्रकार है, ठीक ना। धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण जो है क्या है, निम्न प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला। तो यहां पे आप ध्यान देंगे, पहला देखिए, कह रहा है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक ना, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कह रहा है रिएक्शन, आप यहां पे ध्यान देंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक ना, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो यहां पे देखेंगे कि जब धातु ऑक्सीजन से यानी वायु से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो यहां पे आप ध्यान देंगे। तो यहां पे देख सकते हैं लिखा है जब धातुओं की वायु में गर्म, यानी जब धातुओं को वायु में गर्म किया जाता है तो ये संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो क्या करती हैं, संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या देख रहे हैं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आप देखिए, यहाँ पे क्या देखे कि धातु क्या कर रहा है, ऑक्सीजन या वायु से क्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड बना रहा है, ठीक ना। जैसे हम बताएंगे अभी आपको, उसमें हम बताएंगे आपको रिएक्शन के थ्रू, ठीक ना, जहां से आपका डाउट जो भी है वो कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है क्या कर रहा है, इसमें पहला देखिए, कह रहा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उनकी सक्रियता पर निर्भर करती है, ठीक ना। कह रहा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उनकी सक्रियता पर निर्भर करती है। कुछ धातुएं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कमरे के ताप पर साधारण ताप, यानी कमरे का ताप जो होता है साधारण ताप, जिसको आप बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बोला जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे आप, 25 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं पर वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है ना। एक कमरे के साधारण ताप पर भी क्या करती हैं, वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाती हैं, ठीक ना, नहीं वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाती हैं। तो क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो सोडियम है यह क्या करता है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे बनाता है सोडियम ऑक्साइड, जो कि क्षारीय नेचर का होता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है यह
रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ क्या कर ले रहा है, अभिक्रिया कर ले रहा है और बना रहा है क्या, सोडियम ऑक्साइड, जो क्षारीय नेचर का होगा। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम, ठीक ना, पोटेशियम भी क्या है, मेटल्स है। तो पोटेशियम धातु है यहाँ पे, और ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, पोटेशियम धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसे आप अपने लैंग्वेज में भी इसका लिख सकते हैं, व्हेन सोडियम मेटल इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप इसको भी बोल सकते हैं व्हेन पोटेशियम मेटल इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज पे आप विशेष करके ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रहा है विशेष मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जो नोट करके लिखा जाता है ना, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक ना, देखिए आप लिखा है लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम को वायु में खुला नहीं रखते हैं। ठीक ना, कह रहा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को वायु में हम खुला नहीं रखते हैं, क्योंकि ये वायु की ऑक्सीजन से तीव्र गति से क्रिया करके संगत यौगिक यानी मुख्यतः ऑक्साइडों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाती है और आग पकड़ लेती है। क्या होती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो लिथियम है, सोडियम है, यहाँ पे देख सकते हैं जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक ना, यह इनको वायु में खुला नहीं रख सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि ये वायु की ऑक्सीजन से तीव्र गति से अभिक्रिया करके संगत यौगिक बना देते हैं। ठीक ना, संगत यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं और आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है। ठीक ना, तो सोडियम काफी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम काफी क्रियाशील धातु है। ठीक ना, जो अगर इनको खुला में रखा जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर जाएंगे, तुरंत आग पकड़ लेंगे इसमें। ठीक ना, इसीलिए जो सोडियम होता है, तो क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, तो आप बताएंगे सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। और पूछा जाता है क्यों, तो बताएंगे अगर ये बाहर रहेगा तो तुरंत ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और उन्हें आग पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन आदि साधारण ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु गर्म करने पर तेजी से अभिक्रिया करती हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन आदि साधारण ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु गर्म करने पर तेजी से अभिक्रिया करते हैं। और वही उससे ज्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर इसको दे दिया जाता है तो बड़ी तेजी से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। कारण मैग्नीशियम गर्म करने पर वायु में जलने लगती है, और मैग्नीशियम क्या है कि इसको जब गर्म किया जाता है वायु में तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, जलने लगता है। ठीक ना, तो मैग्नीशियम गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर जलने लगती है। ठीक है, और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक ना, या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जैसे ही इनको रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर दिया जा रहा है तो त्यों ही क्या कर रहे हैं, बड़ी फास्ट रिएक्ट कर जा रहे हैं। ठीक ना, तो कह रहा है कि मैग्नीशियम गर्म करने पर वायु में जलने लगती है। ठीक ना, ये जब मैग्नीशियम को वायु में गर्म किया जाता है तो ये जलने लगता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर और वायु में गर्म करने पर नहीं जलती है, कॉपर और वायु में गर्म करने पर नहीं जलती है, परंतु तीव्र गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। परंतु तीव्र यानी जब तेजी से गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है। तो कह रहा है कॉपर ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक ना, जो काला होता है। ठीक है, ये क्या करता है, व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे हुआ। देखिए कॉपर का फार्मूला क्या होता है, Cu होता है, ठीक ना। और ये ऑक्सीजन है O2 और ये रिएक्ट कर जाएगा तो 2CO बनाएगा, 2CuO बनाएगा जो कि कॉपर ऑक्साइड है, ठीक ना, सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है कि आयरन वायु के साथ अति उच्च ताप पर क्रिया करता है तथा आयरन सेकेंड व थर्ड ऑक्साइड बनाता है। ये क्या करता है, सेकेंड व थर्ड ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Fe जो आयरन है ये ऑक्सीजन से अब क्रिया कर रहा है और बना रहा है आयरन सेकेंड व आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो व्हेन यहाँ बोल सकते हैं व्हेन आयरन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यानी Fe3O4। फिर कह रहा है जिंक की अपेक्षा आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कम तीव्रता से होती है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिख रहा है, कह रहा है कि जिंक, ठीक ना, जिंक की अपेक्षा आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कम तीव्रता से होती है, अतः आयरन जिंक से कम क्रियाशील है। अतः आयरन क्या है, जिंक से कम क्रियाशील है। अगर सोना और चांदी बहुत कम क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन से अति उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। जो सोना है और चांदी है इनका जो देखिए यहाँ पे सोना और चांदी कम क्रियाशील होने के कारण, सोना और जो चांदी होते हैं बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, ठीक ना। इनके अगर इनको क्या करना है, हीट करना होता है तो काफी ज्यादा इनको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी करा अति उच्च ताप पर अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये बहुत ज्यादा जो अब ताप भी बढ़ा दिया जाए तो भी ये सोना और चांदी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है देखिए धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है, धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और कॉपर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्रियता वाला तत्व पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद जिंक आता है और Fe आता है और सबसे पीछे कौन आता है, कॉपर। तो ये दोस्तों ये आपको ये धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आपके MCQ में, ठीक है। आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको 1 नंबर दिला सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा क्या है क्रम सही है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और Cu, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। विशेष यहाँ पे ध्यान देंगे खास करके, क्योंकि जो आपको नोट में लिखाया जा रहा है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ऑक्साइड जल में घोलने पर क्षार देते हैं, यानी जो ऑक्साइड जल में घोलने पर क्या देते हैं, जो ऑक्साइड जल में घोलने पर क्षार देते हैं उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो धातु की ऑक्साइड होती है क्या होती है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय होती है। क्या होती है, अम्लीय तथा क्षारीय होती है। अतः ऐसे धातु ऑक्साइडों को उभयधर्मी कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो धातु ऑक्साइड बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, मतलब इसके जो pH मान है ना वो 7 से अधिक है, ठीक है। परंतु कुछ धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय, लेकिन कह रहा है कि उसी में कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय नेचर का होता है, यानी 7 से कम उसका pH होता है, ठीक ना, तथा क्षारीय होती है। मतलब ऐसे इसमें कुछ धातु हैं जिनमें अम्लता की भी गुण पाया जाता है और क्षारीयता का भी गुण पाया जाता है। अतः ऐसे धातुओं को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी कहा जाता है, ठीक ना। यानी जिसमें दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं उसको बोला जाता है क्या, उभयधर्मी या उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण पाया जाए इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, उभयधर्मी बोला जा रहा है, ठीक है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर कह रहा है उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, आपको उदाहरण क्या दिया हुआ है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद कर लेंगे Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड ZnO ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक ना। कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड ये क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का गुण पाया जाता है। कह रहा है ये अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके संगत लवण तथा जल बनाते हैं। क्या करते हैं, अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके संगत लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं Al2O3 और यहाँ पे कह रहा है HCl, यानी आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्षार है और एक तरफ अम्ल है, और ये दोनों अब क्रिया करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं AlCl3 और H2O बनाते हैं, ठीक ना। यानी आप देख रहे हैं कि क्या बना रहा है, एक तरफ ये लवण बना रहा है और दूसरी तरफ जल बना रहा है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड ये क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है और बना रहा है यहाँ पे NaLO2 यानी 2NaLO2 प्लस H2O बना रहा है, ठीक ना। जिसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला याद कर लेंगे NaLO2, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या कि जब जिंक ऑक्साइड क्रिया कर रहा है अम्ल से, तो यहाँ पे बना रहा है जिंक क्लोराइड और जल बना रहा है, यानी इसका उद्देश्य ही है कि लवण तथा जल बनना चाहिए, ठीक है। फिर कर रहा है जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है तो बना रहा है सोडियम जिंकेट और जल बना रहा है, ठीक है। Na2ZnO2 है जिंक सोडियम जिंकेट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा स्टेप क्या है, कह रहा है अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, मतलब उसमें घुलते नहीं हैं। कह रहा परंतु सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार देते हैं। वहीं पे बात कर रहा है, कह रहा है कि अधिकांश धातु जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते, घुलते नहीं है, ठीक है। परंतु सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार देते हैं। लेकिन उसी में है जो पोटेशियम ऑक्साइड है तथा सोडियम ऑक्साइड है, ये जल में जाकर के घुल करके क्या देते हैं, क्षार देते हैं। जैसे आप क्षार की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, उसमें OH होगा, उसमें क्या होगा, OH होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि जो सोडियम ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करके क्या बना रहा है, आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो कि एक क्या है, क्षार है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम ऑक्साइड है, यह जल से क्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो एक प्रकार का क्या है, घुलनशील क्षार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखेंगे एनोडीकरण क्या है दोस्तों। अब हमें पढ़ना है एनोडीकरण, यानी एनोडाइजिंग क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनोडाइजिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है एनोडीकरण, क्या कह रहा है, एनोडीकरण कह रहा है एक रासायनिक प्रक्रिया है। जो एनोडीकरण है क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, कह रहा है जिसमें सामान्यतः एल्युमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो एनोडीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, कह रहा है जिसमें सामान्यतः एल्युमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की मोटी, यहाँ पे मोटी लिखा गया बट यहाँ पे मोटी होनी चाहिए, मोटी परत चढ़ाई जाती है। फिर आगे कह रहा है कि जब एल्युमिनियम को खुली वायु में रखते हैं, जब एल्युमिनियम को आप क्या करते हैं, खुली वायु में रखते हैं, तो एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की सुरक्षा परत बन जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाती है, देख रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की सुरक्षा परत बन जाती है, यानी एक कवच बन जाता है जो एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करने लगता है, ठीक ना, जो एल्युमिनियम पे रस्टिंग होने से बचाता है, एल्युमिनियम को रस्ट होने से बचाता है। कह रहा है यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत इसे संक्षारण से बचाती है।
क्या करती है, आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली जो परत होती है इसे क्या करती है, संक्षारण से बचाती है। संक्षारण मीन्स दोस्तों यहाँ पे इसमें जंग लगने से बचाती है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, आप देखे होंगे एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जहां भी वायर लगा हुआ, जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो विद्युत को जगह जगह तक पहुंचाने का काम किया गया है वो सब किसका लगा होता है, उसमें देखते हैं आप एल्युमिनियम का होता है, ठीक ना। क्योंकि जब एल्युमिनियम बाहर रहता है ना, तो एल्युमिनियम बाहर रहता है तो उसमें एक मोटी सी परत पड़ जाती है, ठीक ना। ये भी क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। और ये मोटी सी परत क्या करती है, उस एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। कह रहा है यह परत मोटी तो संक्षारण से अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है, ठीक ना। कह रहा है यह परत मोटी है इसलिए संक्षारण से अधिक सुरक्षा इसको प्राप्त होती है। कह रहा है एनोडीकरण के लिए, कह रहा है एनोडीकरण के लिए क्या करना चाहिए, तो देखेंगे एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। एनोडीकरण में क्या होता है कि एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं तथा तनु H2SO4 विद्युत अपघटन के रूप में लेते हैं, तथा तनु H2SO4 विद्युत अपघटन के रूप में लेते हैं। कह रहा है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो जो एनोड बनाया गया रहता है उस एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, तथा यह ऑक्सीजन एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी सुरक्षा परत बनाती है। यही कह रहा है, तथा यह ऑक्सीजन एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक ना, जो कि मोटी परत होती है। और यह क्या करती है, एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कह रहा है यह परत एल्युमिनियम की वस्तुओं को आकर्षक रूप देती है। और यही जो जब ऑक्सीजन एल्युमिनियम से क्रिया कर लेता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है कि मोटी परत बन जाती है, ठीक ना, बनाती है। और यह परत एल्युमिनियम की वस्तुओं को आकर्षक बनाती है। यह परत क्या करती है, एल्युमिनियम को और सुंदरता प्रदान करती है, जिससे एल्युमिनियम और सुंदर दिखता है और आकर्षित दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोडीकरण। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि धातु किससे अभिक्रिया कर रहा था दोस्तों, तो ऑक्सीजन से कर रहा था, ठीक ना, यानी मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बट अब हम लोग दूसरा स्टेप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे चेंजिंग है, देख सकते हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करने वाला है। जो यहाँ पे धातु है किससे अभिक्रिया करने वाला है, ये जल के साथ अभिक्रिया करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी रिएक्शन जो धातु की जो अभिक्रिया हो रही है वो किससे हो रही है, वाटर से। यानी अब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करने जा रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कि धातु अब पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि अभी हमने पढ़ा कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में, तो हमने देखा जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था तो बना रहा था धातु ऑक्साइड, ठीक है। और यहां पे देखेंगे क्या क्या होता है। यहां पे देख सकते हैं आप भिन्न भिन्न क्रियाशीलता के कारण, यानी अलग अलग क्रियाशीलता के कारण अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग परिस्थितियों में क्रिया करती हैं, ठीक ना। कह रहा है जल के ताप आधार पर, यानी तापमान के आधार पर इन अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जल के तापमान के आधार पर इन अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि पहला में क्या हो रहा है, कह रहा धातु जल के साथ क्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब धातु जल के साथ क्रिया कर रहा है तो उसके साथ धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पे देखेंगे धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक ना। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ देख सकते हैं क्या बना रहा है, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बना रहा है, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है।
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आप बोलेंगे व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए, तो इसमें आप पहला इसमें देखेंगे, कह रहा है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, कह रहा है कि ठंडे जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो देखेंगे, कह रहा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक ना। कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक ना, ये क्या करते हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम है और ये जल है, ठीक ना। जब सोडियम यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो एस लिखा गया इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब लिक्विड होता है, मतलब जो सोडियम है मेटल है, सॉलिड होता है, और जो यहाँ पे जल है क्या है, ठंडा जल है, ठीक ना, चिल्ड वाटर है। तो यहाँ पर सोडियम जब जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम कितना लिया गया है, 2, और यहाँ से क्या लिया गया है, यानी 2OH लिया गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो ऑक्सीजन के आगे 2 मल्टीप्लाई किया गया है, तो यानी 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ से 2Na लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2Na, और यहाँ से OH को लिया गया है। आप देखिए यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से एक H को लिया गया है, यानी 2 कितने को लिया गया, 2H को और 2 ऑक्सीजन को लिया गया है, तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बच गया यहाँ पे सिर्फ कितना, H2, यानी इसको क्या बनाया गया, यहाँ पे H2 है जो बनाया गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा डाउट भी होगा तो हम यहाँ पे आपको और बेहतर ढंग से समझाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम है, पोटेशियम एक धातु है यानी सॉलिड है, यहाँ पे जल है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक ना। इस कंडीशन में हमेशा जल क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो जब पोटेशियम ठंडा जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2K ऑलरेडी है और यहाँ पे 2OH चाहिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2H2O, तो यहाँ से एक H और एक O निकल जाएगा, यानी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए और 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, H2 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 2KOH, ठीक ना, और यहाँ पे आपको H2 प्राप्त हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, जब पोटेशियम क्या करता है, ठंडे जल से क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, ठीक ना, कैल्शियम क्या कर रहा है, ठंडे जल के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे कैल्शियम जब ठंडे जल के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी होती हैं। क्या होती हैं, उपरोक्त जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उष्माक्षेपी होती हैं, ठीक है। हमने देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऑलरेडी हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम तथा पोटेशियम, आप देखिए सोडियम तथा पोटेशियम धातु अत्यंत क्रियाशील होती हैं। जो सोडियम होता है तथा पोटेशियम होता है, शुरू से मैं बताते आ रहा हूं आपको दोस्तों कि जो सोडियम होता है तथा पोटेशियम होता है ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील का मतलब ना, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं। जैसे नहीं होता है कि गांव में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी झगड़ा कर जाते हैं, ठीक ना, उनसे थोड़ी बात क्या हो जाती है कि तुरंत तो क्या हो जाते हैं, झगड़ा के लिए उतावले हो जाते हैं, मारा पीटी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना, मतलब वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो सोडियम है और पोटेशियम है क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक ना, ये भी दूसरे से रिएक्ट करने में बहुत जल्दी मतलब उत्तेजित हो जा रहा है, जल्दी से उनसे रिएक्ट कर जाते हैं। उसी प्रकार गांव में क्या होता है कि बच्चे आपस में खेलते खेलते क्या हो जाते हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्रियाशील होते हैं, मतलब काफ़ी वहाँ पे क्या होता है, झगड़ालू होते हैं, उनसे थोड़ी भी वार्तालाप होती है और वहाँ पे तुरंत मारापीटी शुरू हो जाता है, ठीक ना। वैसे ही ये क्या है, सोडियम तथा पोटेशियम धातु हैं। कह रहा अतः अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। इस प्रकार से क्या होता है,
कह रहा है कि अतः अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। इसके वजह से ये ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से हाइड्रोजन गैस के उत्पन्न होने से क्या होती है, इसमें आग पकड़ लेती है। तो देखिएगा जब वहां पे बच्चे जब वो ज्यादा झगड़ालू टाइप के होते हैं, उन बच्चों को मना किया जाता है, नहीं मानते हैं, तो फिर क्या होता है, अपने में बहुत जबरदस्त मारापीटी कर लेते हैं, ठीक ना। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है कि अतः अभिक्रिया में उत्पन्न गैस हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे फिर हम लोग बी की बात करते हैं। बी में क्या कह रहा है कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया। अब वहां पे तो हमने पढ़ा कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं गर्म जल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देती हैं, जो मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का धातु है, लेकिन क्या कह रहा है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा गैस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है, यहाँ पे एस लिखा है, सॉलिड है, और यहाँ पे जो जल है वो क्या है, गर्म है। तो जब मैग्नीशियम की क्रिया आप गर्म जल से करा रहे हैं तो बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक ना। तो यहां देखिए फिर कह रहा है जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, फिर हमने पढ़ा गर्म जल के साथ अभिक्रिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। तो यहां आप देख सकते हैं जब धातुएं भाप से क्रिया करती हैं तो संगत धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। जब क्या होती है, जब धातुएं भाप से क्रिया करती हैं, यानी जो वाष्प निकलता है उससे जब क्रिया करती हैं, तो कह रहा है तो संगत धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं धातु जब भाप से क्रिया करेगा तो यहाँ बनाएगा धातु ऑक्साइड, क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहला देखिए क्या कह रहा है, मैग्नीशियम भाप से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। मैग्नीशियम भाप से क्रिया करके, मैग्नीशियम क्या करती है, भाप से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। तो कह रहा है मैग्नीशियम क्या कर रहा है, जल से क्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैग्नीशियम था वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं कर रहा था, तो गर्म जल के साथ क्रिया किया। यहाँ तक फिर जब वो भाप से क्रिया, भाप से भी जाकर के क्या किया, क्रिया किया, तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस दिया, ठीक है। नोट में यहां आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नोट। तो यहां आप लिखा है, देख सकते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर तथा सोना। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा सोना जैसी धातुएं जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक ना। यानी जिस प्रकार मैग्नीशियम ने भाप के साथ अभिक्रिया कर लिया, उसी प्रकार कह रहा है कि जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है तथा सोना चांदी धातुएं जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये मैग्नीशियम के देखा देखी काम नहीं करता है, ये क्या करता है, ये अपना कैरेक्टर शो करता है और कह रहा है कि देखो भाई तुम जो कर रहे हो, तुमने तो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही नौटंकी है, ठीक ना। अभी तुम कह रहे थे कि हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, थोड़ा क्या किया उसने, थोड़ा सा ललचाने के लिए आपको क्या कर दिया, ज्यादा तुमको ठंडा लग रहा था तो उसने क्या कर दिया, थोड़ा पानी गर्म करके रख दिया। अब तुरंत तुम वहां भी तुम जा पहुंचे और मैग्नीशियम कूद के क्या किया, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लिया और कह रहा है कि हम ठंडे जल के साथ नहीं बनाएंगे, और जैसे गर्म मिला जल तुरंत उसके साथ अभिक्रिया कर लिया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर उसको भाप मिला, ठीक ना, वाष्प मिला, तो मैग्नीशियम फिर गर्म जल वहां से हटा, फिर जाकर के भाप से रिएक्ट कर लिया और भाप से रिएक्ट करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस बना दिया। तभी साथ में ही उसके कौन है, कुछ उसके दोस्त बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं देख मैग्नीशियम तोरा लाखा नौटंकी हमने नहीं खींचे जाना, ठीक ना, हमने के तोरा लाखा नौटंकी बिल्कुल नहीं खींचे जाना, तो हमने के मान के नहीं खे सब, मतलब कि जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है तथा सोना चांदी, ये कह रहा है कि हम लोग तुम्हारे जैसे खिलवाड़ नहीं जानते हैं, हम लोग इस भाप के साथ कभी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तुम चाहे जो मन करे वो करो, ठीक है। तो